हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो एसएससी हो, बैंक पीओ हो, एनडीए सीडीएस, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, आप उसमें ज़रूर सफल हो, यही मेरी मनोकामना है। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2022 टायर 2 का फोर्थ पेपर, जो कि हुआ था 7 मार्च 2023 को। आप जानते हैं कि 2022 टायर 2 में, मतलब मेंस के अंदर, अब टायर 2 को मेंस बोला जाता है, तो 2022 मेंस में सीजीएल में 4 दिन पेपर हुए थे और हर दिन एक शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो इसी तरीके से 2 तारीख, 3 तारीख और 6 तारीख का मैं पेपर डाल चुका हूँ। आई होप आपने वो देखा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ भी आप कमेंट मतलब टाइप कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी जगह जहां आपका मन करे आप पूछिए, जितना संभव हो पाएगा मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। चलिए आज अपन बात करते हैं 7 मार्च 2023 की। इस सीरीज के अंदर ये मेरा चौथा पेपर है और 4 ही पेपर हुए थे, तो ये आखिरी पेपर है। इसके बाद फिर अपन सीएचएसएल की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। तो देखिए, आप जानते हैं कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है। जितने भी नंबर दे रखे हैं इन सबको ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर से। टोटल मतलब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल 9 नंबर है। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर तो सबका एडिशन कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 9 से। तो चलो इनको ऐड कर लेते हैं। देखो, ऐड करोगे तो सबसे पहले यूनिट डिजिट से करते हैं। 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 6 29, 29 और 6 35, 35 और 3 38, मतलब 8 आ गए। 3 अपने पास हासिल चली गई। 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29, 29 और 9 38, 38 और 3 41, 41 और 3 44, 44 और 7 51, 51 5 56, 56 और 9 कितना हो गया, 4 और 5 65। ठीक है, 5 तो 6 हासिल चली गई। 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29, 29 और 9 से 38, 38 और 6 44, 44 और 5 49, 49 और 3 52, 52 और 6 58। तो 5 8 5 8 डिवाइड बाय 9। तो 9 से इसको अगर आप काटोगे तो ये 9 6 जब 54, 45 मतलब 9 पंजे 45, 0 9 का 80 मतलब 9 8 जा 72। तो 650.8 समथिंग आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें करना कुछ नहीं होता, अपन को सबको ऐड करके डिवाइड करना होता है टोटल नंबर से। एक आसान तरीका ये भी हो सकता था, यहाँ पे एक और तरीका अपन जैसे इस्तेमाल करते हैं। उसमें अपन क्या करते हैं, एक नंबर मान लेते हैं जो इन सब नंबर में से आसपास हो। मतलब जैसे नंबर मैंने मान लिया 600। अब मैं क्या करूंगा, ये जितने भी नंबर है इनमें से 600 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे 693 में से 600 को सब्ट्रैक्ट किया तो 93 आएगा। फिर 456 में से अगर 600 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस में कुछ आएगा। इसी तरीके से सब नंबर में कुछ ना कुछ आएगा, उनको ऐड करके डिवाइड बाय 9 करूंगा और फिर जो भी आएगा उसको 600 में प्लस कर दूंगा। अगर माइनस में आएगा तो वो माइनस साइन आ जाएगा और प्लस में आएगा तो प्लस साइन आ जाएगा, तो उससे भी आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है ना, जो नंबर है वो बहुत अटपटे हैं। जैसे 693, 456, 876, इस तरीके के नंबर है। तो ये वाला जो तरीका अगर अपन लगाते तो उससे भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। अपन को करना एडिट पड़ता। और इसमें दिक्कत ये है कि पहले सब्ट्रैक्ट करते और फिर बाद में ऐड करते हैं, उससे क्या फायदा, डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव्स द सेम रिमाइंडर टू व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 एंड 9। तो देखो, यहाँ पे अपन को ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताना है 3 डिजिट का, जिसको मैं 3 5 या 9 से डिवाइड करूं तो वो रिमाइंडर 2 दे। तो अब देखो, सबसे पहली बात तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। इससे बड़ा 3 डिजिट का नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप इससे आगे जाओगे तो हजार, हजार में 4 डिजिट होती है। तो इसके आगे के जितने भी नंबर होंगे वो 4 4 डिजिट के हो जाएंगे। तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999 अपन लेते हैं। तो अब अपन को बताना है कि या तो 999 या 999 से जस्ट छोटा सबसे पहला नंबर कौन सा होएगा जो 3 5 और 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 दे। अब देखो, रिमाइंडर 2 देने का मतलब यह है कि ऐसा नंबर जो 3 5 और 9 से पूरा पूरा कट जाए, उसमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे देखो, अपन कभी भी
बोलते हैं कि भाई ऐसा नंबर बताओ जिसको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 दे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 5 से पूरा पूरा नंबर 5 कटता है, अगर मैं इसमें 3 ऐड कर देता हूं तो 8 आता है, 8 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर देगा। तो यहाँ पे अपन करेंगे क्या, अपन ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 3, 5 और 9 से पूरा पूरा कट जाए, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर, और वो जब अपन को मिल जाएगा तो उसमें अपन 2 ऐड कर देंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन अपन को दे रखे हैं तो अपन ऑप्शन से चेक करेंगे। लेकिन कभी कभार होता क्या है, ऑप्शन नहीं दिए जाते। कभी कभार इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर बताओ और उसकी संख्याओं का सम अपन को ऑप्शन में दे रखा होता है। तो अगर ऐसा दे रखा होगा तो फिर अपन ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे। इस केस में तो चलो अपन ऑप्शन से कर लेते हैं। अब ऑप्शन से करने के लिए क्या है, यहाँ पे अपन को दे रखा है कि भाई रिमाइंडर 2 आना चाहिए। इसका मतलब सारे नंबरों में से पहले अपन 2 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 997। यहाँ पे करोगे तो कितना बचेगा, 996। यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 982। यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 990। अब अपन इन चारों नंबर को 3, 5 और 9 से डिवाइड करके देखेंगे। सबसे आसान डिवाइड करना होता है 5 से। अपन जानते हैं कि भाई 5 के लिए आखिरी में क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर 5 से। 997 क्या इसमें आखिरी में 0 या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो नहीं हो सकता। 996 क्या आखिरी में 0 या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं हो सकता। 982 क्या आखिरी में 0 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। 990 इसमें 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये अकेला नंबर है, 5 से कटेगा। तो बाकी जो 3 नंबर दे रखे हैं वो 5 से नहीं कटेंगे, तो ये अपने आंसर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा, 992, क्योंकि इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 3, 5 और 9 से तो वो पूरी रिमाइंडर 2 बचेगा। कर चाहो तो करके देख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं, मेरे ऊपर इतना सब तो भरोसा होना ही चाहिए आपको। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो जब अपन को ऑप्शन दे रखे होते हैं तब तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जैसा मैंने बोला अगर ऑप्शन नहीं दे रखे हो तो क्या करेंगे। तो उस केस में देखो अपन क्या करते हैं, उस केस में अपन सबसे बड़ा एक नंबर मान लेते हैं, जैसे कि अपन ने माना 999। अब अपन क्या करेंगे, 3, 5 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम निकालते हो 3, 5, 9 का तो क्या आएगा, 3 और 9 का तो एलसीएम 9 हो जाएगा, और 9 और 5 का 45 हो जाएगा। 9 पंजे 45, तो एलसीएम आ गया 45। अब ये 999 जो है इसको 45 से डिवाइड करेंगे। 45 से डिवाइड करोगे तो 45 दूनी 90, 9 रिमाइंडर आया, ये वाला 9 नीचे आ जाएगा, फिर से 45 दूनी 90, कितना रिमाइंडर बचा, 9 रिमाइंडर बचा। अब इसके बाद में इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो अब अपन को करना क्या होता है, ये जो नंबर दे रखा है 999, इसमें से 9 को माइनस कर देना होता है। तो 999 में से अगर मैं 9 को माइनस करूं, मतलब रिमाइंडर को माइनस करूं, तो 990 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 990 वो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो 3, 5 और 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होएगा। लेकिन अपन को सिर्फ वो नंबर नहीं निकालना जो 3, 5, 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होए, अपन को वो नंबर निकालना है जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आए। तो अगर रिमाइंडर 2 लेना है तो इसमें 2 और जोड़ देंगे। तो नंबर कौन सा हो गया, 992। देखो 992 में ही आ रहा था अपना आंसर, तो ये अपना आंसर होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है कि भाई उस नंबर की डिजिट का सम बता दो। तो जैसे 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 में भी 2 डिजिट को जोड़ोगे तो क्या होएगा, जैसे 9 + 9 + 2 करोगे तो कितना आया, 20। अब 20 भी 2 डिजिट का है तो इसको और सिंगल डिजिट में चेंज करेंगे तो 2 + 0 2। तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर होएगा, सॉरी 3 नहीं 2। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर होएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो मैंने जैसा बोला अगर ऑप्शन दे रखे जब तो डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे, नहीं दे रखा तो फिर ये तरीका अपनाना पड़ेगा। ए पर्सन कैन हिट ए टारगेट 5 टाइम्स आउट ऑफ 8 टाइम्स। एक आदमी है जो 8 में से 5 बार टारगेट हिट कर देता है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/8, मतलब हर 8 बार में से वो 5 बार मार देता है। इफ ही फायर्स 10 शॉट्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट। अगर वो 10 शॉट मारता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो 2 बार सही मारेगा। तो अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो वो 10 शॉट मारेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से 10 मारेगा। अब इन 10 में से कोई से भी ऐसे 2 शॉट हो सकते हैं जिनमें वो सही मारे।
अपन को नहीं पता, हो सकता है वो पहले 2 शॉट में सही मार दे, बाकी 8 में नहीं मार पाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो पहला शॉट नहीं मार पाए, बाकी दोनों सही मार दे और फिर बाकी 7 नहीं मार पाए। या ऐसा भी हो सकता है कि वो, इसको मेरे को बार बार इरेज करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, एक, या ऐसा भी हो सकता है कि वो पहला शॉट नहीं मारे, दूसरा सही मार दे, फिर यहाँ पे 3 4 5वां शॉट नहीं मार पाए और छठा सही मार दे, फिर 7 8 9 10 नहीं मार पाए। तो इस तरीके के बहुत सारे केस बनेंगे। तो जब भी इस तरीके के केस बनते हैं तो इसको निकालने का तरीका होता है एनसीआर। एनसीआर मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये इसको निकालने का तरीका होता है कि टोटल नंबर ऑफ केस कितने बन सकते हैं। तो एनसीआर मतलब एन मतलब है टोटल मैक्सिमम कितने 10, और उसमें से कितने होने चाहिए 2 शॉट, 2 बार सही मारना चाहिए। तो आर की वैल्यू कितनी 2, मतलब ये बन गया 10C2। ठीक है, ये बन गया 10C2। अब यहां पे बोल रहा है कि भाई 10 में से 2 शॉट मारने चाहिए और वो सही मारने चाहिए। सही मारने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/8, मतलब जो 2 शॉट मारेगा उन दोनों में उसको 5/8 प्रोबेबिलिटी है उन दोनों में भी सही मारने की। तो यहां पे होगा क्या, अपन करेंगे मल्टीप्लाई 5/8 इंटू 5/8। ये तो हो गया वो 2 सही शॉट मारने की प्रोबेबिलिटी। बाकी 8 उसने क्या मारे होंगे, गलत मारे होंगे। अगर 10 में 2 शॉट सही मारे तो बाकी कितने बचे 8, तो वो गलत मारे होंगे। और गलत मारने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अपन जानते हैं कि भाई अगर सही की प्रोबेबिलिटी 5/8 है तो इसमें इसको क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 5/8 मतलब 3/8। तो 3/8 गलत होने की प्रोबेबिलिटी है। तो क्या होगा 8 बार 3/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 8 शॉट गलत मारेंगे। अब इसको अपन को सोल्व करना है। तो देखो 10C2 का मतलब होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि 10 फैक्टोरियल क्या, 10 फैक्टोरियल छोड़ो, 5 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरीके से अगर मैं 10 फैक्टोरियल की बात करूं तो उसका मतलब है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, जिसको मैं लिख सकता हूं 8 फैक्टोरियल। क्योंकि 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे देखो ऊपर तो रह जाएगा, एक मिनट, ये नीचे ये भी है ना, तो 5/8 का स्क्वायर और 3/8 की पावर 8। तो नीचे में तो 8 का स्क्वायर और 8 की पावर 8 मतलब 8 की पावर 10 आ जाएगा। यहाँ देखो 10 स्क्वायर 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल करोगे तो ऊपर में 10 इंटू 9 रह जाएगा, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 जिसका मतलब 2। तो 10 इंटू 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 इंटू 9 मतलब 45 आ जाएगा। तो ये तो आ गया 45। अब यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये 3 की पावर 8 को ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे में कितना आ गया 8 की पावर 10। तो अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं। देखो सब जगह 3 की पावर 8 और नीचे में 8 की पावर 10 है, तो और 45 इंटू 25 अगर आप करोगे तो वो हो जाएगा 1125। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 1125 इंटू 3 की पावर 8 अपॉन 8 की पावर 10। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग हुज हाइट इज 680 मीटर इज 45 डिग्री। यहां पे देखो सबसे पहले तो बात करा जा रहा है कि एक टावर है, टावर बना लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग भी है। हमेशा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो टावर जो होता है उसको बिल्डिंग से बड़ा ही माना जाता है। टावर को पोल और बिल्डिंग दोनों से बड़ा माना जाता है जब तक कि क्वेश्चन में नहीं दिया गया। मान लो क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई टावर 680 मीटर का है और बिल्डिंग 1000 मीटर की है, तब तो आपको ऐसे ही मानना है कि भाई टावर छोटा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया तो अपन टावर को बड़ा मान के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और बिल्डिंग को छोटा मान के। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई टावर के बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया कितने डिग्री पे 45 डिग्री। ये आ गया 45 डिग्री। यहां पे लिखा हुआ है देखो टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से। आगे बोला गया है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेम टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेम बिल्डिंग। अब इस बार क्या किया, इसी टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, कहां से, फुट ऑफ द सेम बिल्डिंग, मतलब इस बिल्डिंग के फुट मतलब यहां जमीन से।
इस तरीके से, और ये कितने डिग्री का है, ये है 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है, टावर की हाइट मतलब ये वाली बतानी है अपन को, ठीक है। क्या दे रखा है अपन को, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 680 मीटर, ये बिल्डिंग की हाइट होगी 680 मीटर। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x मान के करेंगे। देखो ये 680 मीटर है, तो अपन को पता है कि इतनी दूरी तो बराबर होगी, इतनी दूरी तो क्या है 680 मीटर की। इसको अपन क्या करते हैं, यहां पे मैंने x माना, मैंने एक बात आपको बताई है, पहले भी बताई है, फिर से बता रहा हूं, ये 90 है, ये 45 है, और ये भी अगर 45 है, अगर 45 के सामने वाली 1 हुई तो 90 के सामने वाली हमेशा √2 होती है। तो अगर ये 45 इधर मैंने x माना है, तो ये जो 45 है मतलब ये 45 के सामने वाली भी x होगी, इतनी दूरी हमेशा बराबर होगी, क्योंकि ये क्या बनेगा, 45 और 45 बनने की वजह से ये एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल बन गया, और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा परपेंडिकुलर और बेस बराबर होता है। तो अगर मैंने इसको बेस को x माना है तो ये भी x होगा। तो अब यहाँ पे देखो, अगर ये x है तो ये भी x है। अब यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में इसको नाम दे देते हैं OAB। ट्राइंगल OAB में देखना tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना लिख सकता हूं मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, x प्लस 680। tan 60 का मतलब कितना हो गया, √3। √3 इक्वल टू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है x प्लस 680 और बेस कितना है, बेस है x, तो ये आ गया √3x इक्वल टू x प्लस 680, मतलब x इक्वल टू 680 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। यहां पे √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे अगर अपन करेंगे, रेशनलाइज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो नीचे में तो आ जाएगा √3 माइनस 1, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 1 2। 680 को अगर 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 680 को अगर 2 से काटते हो तो 340 आ जाता है। तो ये आना चाहिए 340 √3 प्लस 1। कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं, हाँ सही है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो x कितना आ गया अपने पास, यहां पे मैं लिख रहा हूं, x आ गया 340 √3 प्लस 1। लेकिन अपन को x नहीं निकालना, अपन को क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, और टावर की हाइट x प्लस 680 है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस 680 भी करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप करोगे तो 680 हो गया, मतलब 340 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 340 √3 प्लस 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। The median of a set of 11 distinct observations is 73.2. If each of the largest 5 observations of the set is increased by 3, then the median of the new set. देखो क्या बोल रहा है, 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है, उनका मीडियन है 73.2। समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन कोई जरूरत नहीं है इसमें इतना लिखने की जितना मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। 1 सेकंड का सवाल है, डायरेक्ट आप देख के कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। जैसे मान लो 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 और x11, ये 11 ऑब्जर्वेशन है। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये मैंने जमा दी है असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि अपन जानते हैं अगर मीडियन अपन को निकालना होता है तो उसके लिए या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। तो ये मान लो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में जमा दी है। अब इनका जो मीडियन है वो 73.2 है। अपन जानते हैं कि अगर ओड नंबर है तो हमेशा मीडियन बीच वाला होएगा। बीच वाला मतलब 11 का बीच वाला कौन सा होएगा, ये छठा वाला, ये सबसे बीच में है, तो इसकी वैल्यू अपन को दे दी 73.2। अब अपन को बोला हुआ है इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाय 3। 5 ऑब्जर्वेशन लार्जेस्ट मतलब बाद वाली, इसके बाद वाली 5 ऑब्जर्वेशन में अगर 3 बढ़ाएंगे तो वो 5 कौन सी होगी, एक तो ये होगी +3 +3 +3 +3 +3। इनमें अगर 3-3 बढ़ा देंगे तो बताना है कि मीडियन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो मेरे भाई ये बात बताओ, इनमें +3 करने से क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ी, नहीं ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी 11 रहेगी। और मीडियन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मीडियन इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है
तो 11 के हिसाब से अभी भी छठे नंबर वाला ही अपना मीडियन होगा। और क्या छठे नंबर वाले में कोई चेंज हुआ है? चेंज कहां से हुआ है? 7वें नंबर से। लेकिन मीडियन तो छठा नंबर वाला ही है, इसलिए मीडियन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो मीडियन अभी भी 73.2 ही रहेगा। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या आएगा? रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट, मूल सेट के समान ही रहेगा। अब यहां पे अगर वो बोलता कि ईच ऑफ द लार्जेस्ट 6 ऑब्जर्वेशन, 6 ऑब्जर्वेशन को बढ़ाया है, तो क्या होता? यहां वाली भी +3 हो जाती। अगर यहां वाली भी +3 हो जाती तो फिर अपना जो मीडियन था वो भी +3 हो जाता, इंक्रीज्ड बाय +3 हो जाता। लेकिन उसने बोला है 5 ऑब्जर्वेशन, मतलब मीडियन के बाद वाली ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाया है, तो इसलिए मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो तो अपन इतना सब कुछ नहीं लिखना होता, डायरेक्ट देखेंगे कि भाई 5 ऑब्जर्वेशन को बढ़ाया है, 11 अगर ऑब्जर्वेशन है तो छठा वाला मीडियन होगा, और 5 को बढ़ाया है इसका मतलब मीडियन के बाद वाली ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाया है, तो मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। इन ए ट्रेपेजियम ABCD, AB and DC are parallel to each other with a perpendicular distance of 8 meter between them. Also AD equal to BC equal to 10, AB equal to 15 less than DC। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके का अपन ट्रेपेजियम बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABCD। क्या बोल रहा है वो अपन से कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच में है वो 8 मीटर का है, मतलब ये दूरी अपने पास 8 मीटर है। आल्सो AD इक्वल टू BC इक्वल टू 10, AD और BC बराबर है। तो ये कैसा ट्रेपेजियम है? जब भी अगर नॉन पैरेलल साइड बराबर होती है तो उसको अपन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम लिख के दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो बराबर है। AB इक्वल टू 15 मीटर, AB 15 के बराबर है, लेस देन DC। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो AB है वो DC से छोटा है, मतलब आप इसको इस तरीके से नहीं बना सकते थे। अगर अपन ABCD इस तरीके से नाम दे देते तो इसमें क्या होता? AB बड़ी हो जाती DC से, जो कि गलत है। व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि भाई चारों साइड का सम होना चाहिए, वो पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे अपने पास 3 साइड का सम है 10 15 10, बस नहीं है तो क्या नहीं है? DC नहीं है। तो क्या DC नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते? कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैंने खींचा, ये मैंने परपेंडिकुलर खींचा। अब मेरे को बताओ, ये जो AB है इतनी दूरी, ये क्या इतनी दूरी के बराबर नहीं है क्या? ये दोनों दूरी तो बराबर होगी, तो इसका मतलब अगर ऊपर वाली 15 है तो ये भी 15 ही होगी। अब अपन को निकालना है ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, जो कि बराबर होगी। यहाँ पे देखो ये 8 है, ये 10 है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो क्या मैं ये बेस नहीं निकाल सकता? क्या निकाल सकता हूँ। ट्रिपलेट बन रही है 6 8 और 10 की, इसका मतलब ये बेस कितना है? 6 है। अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा, क्योंकि यहाँ भी सेम 8 ही है, तो 6 8 10 की यहाँ भी बनेगी। ये नीचे वाली साइड का सम कितना हो गया? 6 और 6 12, 12 और 15 27, मतलब नीचे का बेस कितना आ गया? 27। अब अपन को क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है, मतलब 27 + 15 + 10 + 10 ये करना है। कर लो, कितना आ गया? 10 + 10 20, 20 + 15 35, 35 + 27 कितना होगा? 62 होगा। ठीक है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। एक प्रिज्म और एक पिरामिड का आधार और ऊंचाई समान है, प्रिज्म और पिरामिड के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो, प्रिज्म और पिरामिड के वॉल्यूम का रेशियो बताना है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है? तो वो होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और जो एरिया ऑफ बेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो बेस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो बेस दोनों का समान है, अगर बेस दोनों का समान है तो उन दोनों का एरिया भी समान है, ये कट जाएगा। हाइट भी सेम है, सेम हाइट, अगर हाइट भी सेम है तो ये भी कट जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया? रेशियो आ गया 3:1। तो ऑप्शन नंबर बी ये अपना आंसर है। बस इतनी सी चीज है इसमें। इफ x इक्वल टू √64 प्लस √121 माइनस √159, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट निकालना है। √64 मतलब 8, √121 मतलब 11, √159 माइनस 13 मतलब 13, तो कितना हो जाएगा ये बताओ भी? 11 - 13 -2, 8 - 2 6, तो ये 6 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 6 आ गई, तो x स्क्वायर कितना आ गया? 36 आ गया।
बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर कोई डायरेक्ट एक्स स्क्वायर कर देता तो वो फिर बहुत परेशान हो जाता। डायरेक्ट एक्स स्क्वायर करना ही नहीं था, पहले एक्स निकालना था फिर एक्स स्क्वायर करना था। इफ 2 एलईडी टीवीज एंड 1 मोबाइल फोन कॉस्ट 31,000। 2 एलईडी टीवी, एलईडी टीवी को एल मान लेते हैं और मोबाइल फोन को एम मान लेते हैं, प्लस 1 मोबाइल फोन, इसकी कॉस्ट है 31,000। वाइल 2 मोबाइल फोन्स एंड 1 एलईडी टीवी, 2 मोबाइल फोन प्लस 1 एलईडी टीवी की कॉस्ट है 33,000। अपन को बतानी है कि एक मोबाइल फोन की कॉस्ट कितनी होगी। तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, 5वीं 6वीं की क्वेश्चन है, 5वीं 6वीं का बच्चा बता देता है। अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो 2 एलईडी है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और पहली वाली में से दूसरी वाली को माइनस कर लेता हूँ। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। देखो 1m माइनस 4m मतलब माइनस 3m आ गया। 2l में से 2l कैंसिल आउट हो जाएगा। 31,000 में से 2 इंटू 35 मतलब 70,000। 31,000 में से अगर 70,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 39,000। तो यहाँ पे देखो माइनस साइन से तो माइनस साइन कट गया, 3 से काटोगे तो कितना, 13,000। मतलब एक मोबाइल की कीमत कितनी आ गई, 13,000। बस यही अपन को निकालना है, एक मोबाइल की कॉस्ट 13,000 रुपये। What is the volume of a cylinder if the radius of the cylinder is 10 cm and height is 20 cm? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है अपन सब जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। डायरेक्ट अगर याद नहीं है फॉर्मूले तो नहीं कर पाओगे, बिना फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते, फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। तो देखो पाई, यहाँ पे पाई की वैल्यू अपन वैसे तो 22/7 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख के दे रखी है उसने 3.14 लो। ये क्यों लिख के दे रखी है, क्योंकि हो सकता है इस वाली वैल्यू लेने से अपना जो आंसर है वो जल्दी आ जाए। मतलब जो वैल्यूज है वो इस तरीके के सेट होगी कि 3.14 रख के जल्दी आंसर आ जाएगा। तो 3.14 रखा है यहाँ पे। आर कितना है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10। हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर। एक बात हमेशा चेक करना कि जो सारी यूनिट है मतलब जो सारे वैल्यूज है उनकी यूनिट समान होनी चाहिए। मतलब सारी अगर एक भी सेंटीमीटर में है तो बाकी भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, अगर एक भी मीटर में है तो बाकी भी मीटर में होनी चाहिए। अगर अलग अलग है तो आपको सबको पहले समान करना होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ो। तो ये देखो कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 3.14 इंटू 2000। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 314 इंटू 20, मतलब हो गया अपने पास 6280। तो ऑप्शन नंबर ए यही अपना आंसर हो जाएगा। 22/7 रखते अगर अपन तो 7 से डिवाइड करना पड़ता। तो देखो यहाँ पे ये रखने से कितना आसानी से हो गया। तो इसलिए हमेशा एक बार क्वेश्चन में देख लेना चाहिए कि भाई पाई की वैल्यू क्या रखने के लिए वो बोल रहा है। अगर वहां पे कुछ नहीं दे रखा तब तो आप कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसने पाई की वैल्यू लिख रखी है, इसका मतलब है कि उसने कुछ सोच समझ के लिख रखी होगी। वो इसलिए लिख रखी होगी ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए, कैलकुलेशन में आसानी हो। P, Q and R can finish a work in 5 days, 10 days and 15 days। तो P जो है वो 5 दिन में कर लेता है, Q जो है वो 10 दिन में कर लेता है और R जो है वो 15 दिन में कर लेता है, रेस्पेक्टिवली वर्किंग अलोन। P एंड Q वर्क्स ऑन फर्स्ट डे। पहले दिन जो है वो P और Q करते हैं, ठीक है। फिर अगले दिन P एंड R करता है, फिर वापिस से P और Q करते हैं और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। मतलब चौथे दिन फिर से P और R करेंगे, फिर 5वें दिन फिर से P एंड Q करेंगे। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीटेड। तो सबसे पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना टाइम इनने लिया है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 5, 10 और 15, इसका अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 से 6 बार में, 10 से 3 बार में और 15 से 2 बार में, 6, 3 और 2। तो इसका मतलब P की एफिशिएंसी हो गई 6, Q की हो गई 3, R की हो गई 2। पहले दिन P और Q ने मिलके काम किया तो कितनी एफिशिएंसी से काम किया, 6 और 3 9 की एफिशिएंसी से काम किया। दूसरे दिन P और R ने काम किया 6 और 2 की एफिशिएंसी, मतलब टोटल कितनी एफिशिएंसी से काम किया, 8 की एफिशिएंसी से काम किया। फिर तीसरे दिन फिर से P और Q ने किया 6 और 3 9 की एफिशिएंसी से। अब देख लो जो अपना टोटल काम है वो कितना है, 30 के बराबर है। यहाँ पे अपन जोड़ लेते हैं, कितना हुआ, 9 और 9 18, 18 और 8 26, मतलब 3 दिन के अंदर 26 यूनिट काम हो चुका है। अब कितना यूनिट बचा है, टोटल काम है 30 यूनिट, 3 दिन में 26 यूनिट हो गया। तो इसका मतलब अब कितना काम बचा है, अब 4 यूनिट काम और बचा है। अब P प्लस R
कितने, 6 और 2 मतलब 8 की एफिशिएंसी से काम करते हैं। मतलब एक दिन में वो 8 यूनिट काम कर लेते हैं, लेकिन उनको करना कितना है, 4 यूनिट ही काम करना है। तो अगर एक दिन में वो 8 यूनिट काम कर लेते हैं तो 4 यूनिट के लिए कितना लगेगा, आधा ही दिन लगेगा। मतलब 4/8 मतलब 1/2। तो यहाँ पे 4 यूनिट और काम करेंगे। तो देखो एक दिन यहाँ पे लगा, एक दिन यहाँ लगा, एक दिन यहाँ लगा, यहाँ पे आधा ही दिन लगा। तो टोटल कितना हो गया, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 प्लस हाफ मतलब 7.5। तो 7/2 ये अपना आंसर हो जाएगा। एक गुड्स ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग passes through a tunnel of length 1250 मीटर in 80 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग से 80 सेकेंड में गुजरती है, ट्रेन की गति क्या है। तो देखो क्या होता है, कभी भी अगर अपन को स्पीड निकालनी होती है किसी भी चीज की, तो अपन उसके लिए करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी को समय से डिवाइड करते हैं, तो अपन को स्पीड मतलब उसकी गति मिल जाती है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस के केस में यहाँ पे ट्रेन कितनी मीटर लंबी है और टनल कितने मीटर लंबी है, दोनों को ऐड करेंगे। तो 300, 350 प्लस 1250। अब टाइम कितना लिया उसने, उसने टाइम लिया 80 सेकेंड, तो ये डिवाइड बाय 80 सेकेंड आ जाएगा। तो यहां से अपन को स्पीड मिल जाएगी। अपन को ये बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि भाई यूनिट क्या है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेकंड है, तो अब जब मैं निकालूंगा आंसर तो वो काई में आएगा, वो मीटर पर सेकंड में आएगा। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक जीरो तो सब जगह कैंसिल आउट हो रहा है। 35 प्लस 125 मतलब 160, 160/8 मतलब 20। तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो अपने ऑप्शन है वो किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करता है, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो 18/5 से करते हैं। तो ये 5 का 4 बार में 20, 18 चौको 72, तो ये आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर डी ये अपना आंसर हो जाएगा। If one of the interior angles of a regular polygon is 15/16 times of one of the interior angles of a regular decagon, then find the number of diagonals of the polygon। तो यहाँ पे बोला है कि भाई एक इंटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगन का। कभी भी अगर अपन को एक इंटीरियर एंगल मानना होता है तो वो कितने के बराबर मानते हैं अपन, वो मानते हैं 180 इंटू n-2/n। यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ साइड, जो कि अपन को नहीं पता, ठीक है। इज 15/16 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर डेकागन। डेकागन का मतलब कितना है, 10 साइड। डेकागन मतलब होता है 10 साइड, ठीक है। जैसे ऑक्टागन मतलब 8 साइड, पेंटागन मतलब 5 साइड, इस तरीके से डेकागन मतलब 10 साइड। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये 15/16 टाइम्स है, तो डेकागन मतलब हो गया 180 इंटू एन की जगह आ जाएगा 10, 10 - 2/10। तो इसको सोल्व कर लेंगे। देखो 10 - 2 8, 8 से ये 2 बार गया, ये 0 से 0 गया, ये 2 से 9 बार चला गया, ठीक है। और भी कट रहा है, ये 9 से 20 बार चला गया, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार। तो अपने पास आ गया 4n - 2 = 3n आ गया। मतलब 4n - 3n मतलब n = 8, मतलब n 8 आ गया। मतलब नंबर ऑफ साइड जो होगी उस पॉलीगन की वो कितने के बराबर आ गई, वो 8 के बराबर आ गई। अगर नंबर ऑफ साइड 8 के बराबर है तो अब अपन को उसका डायगोनल बताना है। तो डायगोनल के लिए क्या करते हैं अपन, डायगोनल के लिए फॉर्मूला अपन जो लगाते हैं वो लगाते हैं 8c2 मतलब nc2। डायगोनल का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, nc2 - n मतलब 8c2 - 8। 8c2 ये मैंने पहले ही बताया आपको, एनसीआर मतलब बताया है। 8c2 का मतलब 8 फैक्टोरियल आपको 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 8 - 2 6, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर में 8 × 7 रह जाएगा, 6 फैक्टोरियल आपस में कट जाएंगे। 8 × 7/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 7 मतलब 8 × 7/2 करा मतलब 4 × 7 मतलब 28, 28 में से 8 घटाओगे तो 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें डायगोनल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ये अपन को बताना है। यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन में आपको 8 भी दे रखा हो। अगर ऑप्शन में 8 दे रखा होता और आप जल्दीबाजी में अगर 8 लगा लेते तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाती, क्योंकि यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ साइड नहीं पूछा गया, आपसे नंबर ऑफ डायगोनल पूछे गए। और डायगोनल निकालने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, 8c2 - 8, ठीक है। इफ द 4 डिजिट नंबर
463y इज डिविजिबल बाय 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। 4 डिजिट का नंबर है x, 463y, y कुछ है, वो 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है y, अपन को नहीं पता। अपन इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि भाई 7 से डिवाइड करने का मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है 7 से। ऐसा नहीं है कि भाई 7 से डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर तो y की वैल्यू कभी निकल ही नहीं सकती थी, फिर तो कुछ भी हो सकती थी 0 से 9 के बीच में। यहाँ पे बोला गया है कि भाई पूरी तरीके से डिविजिबल हो जा रहा है, इज डिविजिबल बाय। डिविजिबल बाय का मतलब वही है ना। अगर ये 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो रहा है तो देखो इसको 7 से डिवाइड करके देखो, 7 से 7 6 होता है 42, कितना बचा, 4 बचा, 43, फिर से 7 6 42, अब कितना आया आपके पास, 1 आया। अब देखो 1 के साथ में क्या लगाऊं कि वो 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। 1 के साथ अगर मैं 4 लगाता हूं तो 14 जो होता है वो 7 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 7 से 2 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जब भी आपको आखिरी डिजिट निकालनी होती है तो आखिरी डिजिट निकालना आसान होता है, उसमें अपन क्या करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। आखिरी में अपने पास 1 बचा था, अब अपन को ये सोचना था कि 1 पे क्या लगाए अपन 0 से 9 के बीच में कि वो पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल हो जाए। तो 1 में आप जानते हो अगर 4 लगाते हैं तो 14 बनता है, और 14 जो होता है वो 7 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, इफ a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल टू p एंड b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इक्वल टू q, देन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ऐसे केस में हमेशा अपन क्या करते हैं, थीटा की कुछ वैल्यू डाल देते हैं। थीटा की वैल्यू डालने से होता क्या है, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो देखो हमेशा जो थीटा की वैल्यू डालते हैं वो इस तरीके से डालते हैं कि एक तो उस पे अपन को ये कोट थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू पता हो, दूसरी बात वो नोट डिफाइन नहीं हो। आप जानते हो कि अगर मैं थीटा को 0 डाल देता हूं तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे कोट थीटा कैसे हो जाता है, कोट थीटा वहां पे नोट डिफाइन हो जाता है। इन्फिनिटी बोल लो या नोट डिफाइन बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। कोट थीटा कैसा हो जाता है, नोट डिफाइन हो जाता है। तो कभी भी ऐसी वैल्यू नहीं डालनी जिसपे वो नोट डिफाइन हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो कभी अपन आंसर नहीं निकाल सकते। अपन को हमेशा वैल्यू वो डालनी होती है जिससे वो बचा रहे, नोट डिफाइन नहीं हो। तो यहाँ पे देखो आसान वैल्यू अगर मैं बात करूं तो थीटा को 90 डिग्री डाल दो। थीटा को अगर 90 डिग्री डालोगे तो उस पर अपन जानते हैं कोट थीटा जो होता है वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि कोट थीटा क्या होता है, कोस अपॉन साइन। कोस 90 0 हो जाता है और साइन 90 1 के बराबर होता है। तो जो कोट थीटा होता है 90 पे वो कितना हो जाता है, वो 0 के बराबर हो जाता है। तो ये यहां से खत्म हो गया, ये 0 चला गया। और कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा मतलब 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा 90 पे कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। सेम यहाँ पे भी ये 0 हो गया और इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ये कितना आ गया, तो देखो P अपने पास आ गया B के बराबर और Q अपने पास आ गया A के बराबर। अब यहाँ पे P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। थीटा 90 डालने से देखो आसान कितना हो गया। अब आप अगर थीटा 45 डालते तो उससे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता, लेकिन फिर होता क्या, कोट 45 1 के बराबर होता है और कोसेक 45 √2 के बराबर होता है, तो थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती। यहाँ पे इतने कम उसमें आपका काम हो गया। आप कुछ नहीं डालते तब भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। दोनों आप P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर करते तब भी आपका हो जाता, लेकिन फिर उसमें बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज आपको लगानी पड़ती है जिससे आपका समय खराब होता। और अपने पास सबसे कम क्या है, समय है। समय बहुत कम है, SSC में बहुत कम टाइम मिलता है अपन को, तो इसलिए चीजों जल्दी करनी है। PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PQRS जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इफ एंगल P इज 3 टाइम्स ऑफ एंगल R, अगर एंगल P एंगल R का 3 टाइम है। सबसे पहले तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं PQRS। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जो सर्किल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्किल पे लाई करते हो। ठीक है, तो ये एक बन गया PQRS। इफ एंगल P इज 3 टाइम्स ऑफ एंगल R, अगर एंगल P 3 गुना है एंगल R का, जैसे कि एंगल R अगर थीटा है तो एंगल P कितना है, 3 थीटा है। एंड एंगल S इज 4 टाइम्स ऑफ एंगल Q, अगर एंगल Q अल्फा है तो एंगल S कितना है, 4 अल्फा है। देन सम ऑफ एंगल S प्लस एंगल R। अब भाई एक बात मुझे बताओ, अपन सब जानते हैं
कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल P प्लस एंगल R मिला के कितने बनेंगे, 180 बनेंगे। मतलब 3 थीटा प्लस थीटा मिला के 180 बनेंगे। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। और इसी तरीके से एंगल S प्लस एंगल Q मिला के भी 180 बनेंगे। मतलब 4 अल्फा प्लस अल्फा भी 180 बने। तो इसका मतलब यहाँ से अल्फा कितना आ गया, यहाँ से अल्फा आ गया 36 डिग्री। अब मेरे को बताओ, क्या आपके पास एंगल एस प्लस एंगल आर नहीं है? है भाई। एंगल एस है 4 अल्फा, तो 4 इंटू 36 डिग्री मतलब कितना हो गया, मतलब हो गया 144 डिग्री। और एंगल आर थीटा मतलब 45। तो आपको क्या करना है, आपको करना है 144 प्लस 45। तो कितना हो जाएगा 189। ऑप्शन नंबर डी ये आपका आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये तो, कुछ है था ही नहीं इसमें। मतलब वर्किंग फॉर 10 आवर्स पर डे 6 men कैन बिल्ड ए वॉल इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज। एक दिन में 10 घंटे काम किया जाता है, 6 आदमी कुछ दिनों में एक वॉल को कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज है उनके बारे में अपन को नहीं बताया गया, लेकिन अपन को इतना बताया गया है कि एक दिन में 10 घंटे काम किया जाता है। बाय वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स पर मिनट पर डे कैन 12 men बिल्ड द वॉल इन द सेम डे। तो ये अपन को बताना है, यहाँ पे ये मिनट नहीं आएगा, ये गलत आ गया। अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कि भाई हो सकता है ना कि जरूर नहीं है पूरे 10 घंटे लगे, ऐसा भी लग सकता है 10 घंटे 30 मिनट। तो ये बोला गया है कि भाई कितने घंटे और कितने मिनट पर डे काम करके 12 आदमी वो सेम दिनों में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिन बराबर है। तो देखो अगर दोनों के केस में दिन बराबर है तो जो आदमी काम करेंगे वो किस पर डिपेंड करेगा, वो कितने घंटे कितने आदमी काम करते हैं उसके ऊपर करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आवर इंटू 6 मेन इक्वल हो जाएगा 12 मेन इंटू एक्स आवर्स। आवर अपन को नहीं पता। अब डेज दोनों के केस में सेम है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये 6 से आ गया 2 बार में, ये 2 से आ गया 5 बार में। मतलब 5 आदमी एक्स इक्वल टू आ गया, सॉरी आदमी नहीं आवर, आवर की बात हो रही है। आदमी तो अपन को दे रखा है 12 मेन है ना, ये एक्स आवर्स है। ठीक है, मतलब 5 घंटे अगर 12 आदमी काम करते हैं उतने ही दिन जितने 6 घंटे 10 घंटे 6 आदमियों ने काम किया तो वो बिल्डिंग बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा 5 आवर्स। ठीक है, तो दोनों को सेम कर देंगे अपन। ये अपन ने क्या किया, टोटल वर्क सेम किया है। टोटल वर्क पहले केस में कितना आता 10 आवर इंटू 6 मेन इंटू जितने भी डेज है, डेज के बारे में नहीं पता मान लेते हैं एंड डेज। दूसरे केस में टोटल वर्क कितना आता 12 मेन इंटू आवर के बारे में नहीं पता एक्स आवर मान लेते हैं इंटू डेज दोनों में सेम है तो एंड डेज। तो इन दोनों को अपन ने इक्वल कर दिया तो ये एंड डेज तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे जो भी बचा वो भी कैंसिल आउट कर दिया तो एक्स कितना आ गया 5 आवर्स आ गया। इफ 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y इक्वल टू 17 एंड 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 3 की पावर y प्लस 1 इक्वल टू 5, तो अपन को बताना है कि x और y की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है। मतलब x और y की ऐसी वैल्यू बतानी है जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करे। यहाँ पे देखो ऑप्शन जो दे रखे हैं अपन को वो डायरेक्ट दे रखे हैं, उनमें x और y की वैल्यू दे रखी है। तो ऐसे केस में अपन ऑप्शन से जाएंगे। मान लो ऐसा भी दे रखा होता आपको कि भाई देन x प्लस वाई, ये अगर आपसे पूछ रहा होता तो फिर ऑप्शन जो दे रखे होते हैं उसमें x प्लस वाई का जोड़ दे रखा होता। अगर x प्लस वाई का जोड़ दे रखा होता तो फिर कभी भी अपन उस क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे अपन को x प्लस वाई नहीं पूछ के x और y की डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे अच्छा चीज है आप ऑप्शन जो है क्वेश्चन में डाल दो। सबसे पहले मैं x को 1 और y को 3 डालू। तो जैसे देखो x का 1 मतलब 2 की पावर 1 प्लस 3 का पावर 3, 2 का पावर 1 2, 3 का पावर 3 कितना हो गया 27। तो 2 प्लस 27 29 हो जाता है। क्या 17 के बराबर है क्या, नहीं है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म। x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3, भाई 3 की पावर 3 27 हो जाता है तो उसमें कुछ भी जोड़ू 17 नहीं आ सकता, खत्म। y स्क्वायर मतलब x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, चलो डाल के देख लेते हैं। 2 की पावर 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 3 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 8 प्लस 9 17, 8 प्लस 9 17 आ रहा है। सेकंड वाली इक्वेशन में भी डाल के देख लेते हैं 3 और 2 से। तो 3 प्लस 2 5 मतलब 2 की पावर 5 माइनस 2 प्लस 1 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 मतलब 32, 3 की पावर 3 मतलब 27, 32 में से 27 घटाओगे 5 बचेगा, सही है। तो ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बस इस तरीके से अपन करके देख लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, मान लो
एक मिनट, मान लो अपन को यहाँ पे देन x प्लस वाई पूछा जाता, अगर x प्लस वाई पूछा जाता तो कभी भी अपन ऑप्शन से नहीं कर पाते। तो फिर उसमें अपन क्या करते, उसमें देखो पहली इक्वेशन 2 पावर x प्लस 3 पावर y इक्वल टू 17 है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2 की पावर x प्लस 2, 2 की पावर x प्लस 2 का मतलब होता है 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर x। फिर है 3 की पावर y प्लस 1, इसका मतलब है 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर y इक्वल टू 5। तो यहाँ हो गया 2 स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 2 की पावर x, और यहाँ आ गया 3 इंटू 3 की पावर y इक्वल टू 5। अब ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है 2 की पावर x और 3 की पावर y, इन दोनों को सोल्व कर लो और आंसर निकाल लो। ठीक है, इस तरीके से फिर अपन करते हैं अगर x प्लस वाई पूछा जाता तो, लेकिन डायरेक्ट x और y पूछा जा रहा है तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे। व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा, मोड मतलब बहुलक, बहुलक अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बहुलक मोड का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया हो। अब सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है ये चेक करना है, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन छोटी है तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि भाई 7 जो नंबर है वो सबसे ज्यादा बार आया है। लेकिन मान लो ऑप्शन जो ये थी ऑब्जर्वेशन जो थी, मतलब डेटा जो था वो बहुत बड़ा था, बहुत सारे नंबर थे, तो फिर देखने में दिक्कत आती है। तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, अपन ऑप्शन में जो जो अपन को नंबर दे रखा है उस पर चेक कर सकते हैं। जैसे या 7 पे चेक कर सकते हैं, 7 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया। इसी तरीके से 5 कितनी बार आया, एक बार, दो बार, दो ही बार आया। फिर 6 कितनी बार आया, एक बार, एक ही बार आया। 3 कितनी बार आया, 3 भी एक ही बार आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7, जो कि सबसे ज्यादा बार आया। यहाँ तो डायरेक्ट भी अपन को 7 दिख गया था, लेकिन कभी कभार ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो डायरेक्ट नहीं दिख पाती चीजें, तो उस केस में अपन ऑप्शन में जो जो अपन को दे रखे हैं उनको चेक करेंगे। सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन वाले चेक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11, तो 11 से डिवाइड कौन कौन से नंबर हो, कौन सा नंबर हो सकता है ये अपन को बताना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ओड प्लेस की संख्याओं को जोड़ेंगे और इवन प्लेस की संख्याओं को जोड़ेंगे और फिर उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ओड प्लेस की संख्या कौन कौन सी है, 1 3 1 और 5। इनको अगर जोड़ोगे तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10। और इवन प्लेस की संख्या कौन सी हो गई, 2 प्लस 4 मतलब 10, 10 माइनस 10 करोगे तो 0। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है, और अगर ये 11 से डिविजिबल है तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन पॉसिबल नहीं होता। आपको ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि एक से ज्यादा ऑप्शन पॉसिबल नहीं होता। अगर अपना पहला वाला ऑप्शन अपना आंसर हो गया तो कभी भी आगे के ऑप्शन पे चेक मत करो, कोई जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, तो किस्मत अच्छी थी कि पहला वाला ही ऑप्शन आ गया, हो सकता है कि चौथा वाला ऑप्शन आता तो फिर अपन को चारों को चेक करना पड़ता। यह भाई किस्मत की बात है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। ठीक है, तरीका यही होता है, तरीका आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अपन ने क्या करा, 2 प्लस 4 किया जो कि 10, मतलब ओड प्लेस की संख्याएं भी 10 आई, इवन प्लेस की संख्याएं भी 10 आई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखा 0 आया। 0 या फिर 11 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर आता, जैसे 11 आता या 22 आता या इस तरीके का कोई भी नंबर आता जो 11 से डिवाइड होता है, तो फिर ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे 0 या 11 या इनकी जगह कोई और नंबर आ जाता, जैसे 5 या 6 आ जाता, तो 5 या 6 तो 11 से डिवाइड नहीं होता, तो फिर ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होता, फिर अपन को दूसरे ऑप्शन चेक करने पड़ते। It is given that triangle ABC congruent triangle PQR, AB equal to 5 सेंटीमीटर, एंगल B 40, एंगल A 80, which of the following option is true? ये वाला जो साइन होता है ये होता है कॉन्ग्रुएंट का। दो तरह के साइन होते हैं, एक तो ये होता है और एक ये होता है। ये वाला जो साइन है ये होता है सिमिलर का, और ये वाला जो साइन है ये होता है कॉन्ग्रुएंट का। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई दोनों अलग अलग है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, एकदम सेम नहीं कर देना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि एकदम इक्वल है साइड। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि अगर ये एक ट्राइंगल है तो इसी के ऊपर एक और ट्राइंगल बना दिया जाए, जिसकी मतलब मान लो इस तरीके का कोई ट्राइंगल बना दिया जाए जो इसको पूरी तरीके से ढक दे, मतलब ये वाली साइड आपस में दोनों की इक्वल हो, ये वाली साइड आपस में दोनों की इक्वल हो, और ये वाली साइड आपस में दोनों की इक्वल हो, एकदम ऐसा हो तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर का मतलब होता है कि जैसे एक ट्राइंगल ये है, अब दूसरा ट्राइंगल ऐसा होगा जो कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। ये वाली, ये और ये जो होती है वो आपस में पैरेलल होगी उसकी, ये सिमिलरिटी की कंडीशन होती है।
ठीक है, तो ये दोनों है सिमिलर ट्राइंगल्स और ये दोनों है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो दोनों में अंतर है, तो ये अंतर जरूर समझना है। यहां पे अपन को बोला गया है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम एक के ऊपर एक। तो चलो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाए तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, एबीसी पी क्यू आर। बिना ट्राइंगल बनाए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को बता सकता हूं। जैसे यहाँ पे ए बी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, एंगल भी 40 है, एंगल ए 80 है। अब देखो यहाँ पे एंगल भी अगर 40 दे रखा है, एंगल ए 80 दे रखा है, इसका मतलब आपको जो ऑप्शन में दे रखे होंगे वो एंगल सी से रिलेटेड कुछ दे रखा होगा। तो देखो अगर एंगल ए 80 है मतलब एंगल पी भी 80 है। यहां पे अपन को कंपेयर करना होता है कि अगर ए बी सी में पहले ए लिख रहा है और पी क्यू आर में पहले पी लिख रहा है तो ए और पी बराबर है। अगर बी बीच में इधर लिख रखा है, क्यू इधर बीच में लिख रखा है तो बी और क्यू बराबर है। सी अगर इधर आखिरी में लिख रखा है, आर इधर आखिरी में लिख रखा है तो सी और आर बराबर है। अगर एंगल ए 80 है तो एंगल पी भी 80 है, एंगल बी 40 है तो एंगल क्यू भी 40 है। तो अब आप मेरे को बताओ क्या एंगल आर नहीं निकाल सकते क्या? ट्राइंगल का सम क्या होता है 180, 180 में से 80 और 40 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 80 प्लस 40 120, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 बच जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन में एंगल आर 60 आना चाहिए, मतलब इन दोनों में से कोई ऑप्शन होना चाहिए, ये दोनों तो ऐसे ही चले गए। आगे चलते हैं, आगे अपन को बोल रखा है साइड। अब यहाँ पे ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो देखो ए बी अगर ये है तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? पहले वाले ऑप्शन में पी क्यू दे रखा है, दूसरे वाले में क्यू आर है। क्यू आर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, वो 5 भी हो सकती है, 5 से ज्यादा भी हो सकती है, उसके बारे में अपन को नहीं पता, लेकिन पी क्यू अपना 5 होगा ये पक्का है क्योंकि ए बी 5 है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वैसे तो देखो जो क्यू आर है वो भी 5 नहीं हो पाएगी, क्योंकि अपन को एक बात पता चल गई कि ये जो ट्राइंगल है वो स्केलेन ट्राइंगल है, तीनों एंगल इसके अलग अलग है। अगर तीनों एंगल अलग होते हैं तो साइड जो होती है वो भी तीनों डिफरेंट होती है, तो कभी भी क्यू आर 5 यहाँ पे नहीं हो पाएगी, वो या तो इससे कम या इससे ज्यादा ही होगी, लेकिन अपन को उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो इस तरीके से भी बना के कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरीके से मैं बता देता हूँ, अगर आप नए हो तो इस तरीके से कर लो, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो हवा में करो चीजों को। तो अब यहाँ पे देखो ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा। इसका मतलब एंगल आर 60 के बराबर होगा, तो दो ऑप्शन में एंगल आर 60 है। अब यहाँ पे ए बी अगर 5 है तो यहाँ पे पी क्यू 5 होगा, तो पी क्यू 5 एंगल आर 60, ठीक है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹60 per kg must be mixed with 24 kg of rice costing ₹42 per kg so that there may be a gain of 12% by selling the mixture at ₹56 per kg। तो देखो अपन को ये बताना है कि भाई कितने किलो राइस में 60 पर केजी के मिलाऊं 24 किलो राइस 42 पर केजी में, ताकि जब मैं उन सबको बेचूं 56 पर केजी पे तो मुझे 12% का फायदा हो। तो देखो यहाँ पे कितने किलो राइस मिला रहे हैं ये अपन एक्स मान लेते हैं कि एक्स किलो राइस मिलाए, तो यहाँ पे 60 पर केजी पे अगर बेचो मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 60x हो जाएगा उसकी कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे 24 किलो राइस मिला है 42 पर केजी पे, मतलब 24 इंटू 42, तो ये कितना आ गया 60x प्लस 24 इंटू 42 करो, चलो कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 42 का 2 बार में होता है 840, मतलब 42 का 20 बार में, और 42 का 4 बार में कितना हो जाएगा 168, 8 1008 आ जाएगा ये, है ना 1008, ठीक है। तो इतनी आ गई कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है वो? सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि भाई 56 रुपए पर केजी पे बेचू 12% के फायदे से, तो यहां पे सेलिंग प्राइस आ जाएगी अपने पास 56 पर केजी, और कितना बेचा एक्स प्लस 24, पूरे को मिक्स कर दिया ना अपन ने, एक्स किलोग्राम तो 60 पर केजी वाले मिक्स कर दिए और 24 किलो 42 पर केजी वाले मिक्स कर दिए, और उस पूरे को 56 पर केजी पे बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 56 इंटू एक्स प्लस 24। अब इसमें कितना गेन मिला 12% का। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज, ये होता है। तो यहां पे देखो 56x माइनस 56 इंटू 24, इसको ऐसे की ऐसे लिख देते हैं अभी, सॉरी प्लस है ना, ये हो गया अपना सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 60x, और ये 24 इंटू 42 को ऐसे रहने दो अभी, डिवाइड बाय 60x प्लस 24 इंटू 42 मल्टीप्लाई 100
इक्वल टू 12%। ठीक है, ये अपना हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, चलो निकालते हैं। 56x माइनस 60x मतलब आ गया -4x। यहाँ पे देखो 56 इंटू 24 में से 24 इंटू 42 अगर घटाते हो तो 24 कॉमन ले लो, 56 माइनस 42 का मतलब हो गया 6 और 8 14, तो ये हो गया 24 इंटू 14। 24 इंटू 14 अगर अपन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 इंटू 14 अगर मैंने किया तो ये आ गया अपने पास 240 प्लस 24 का 4 बार में 96, 6 336 आ गया ये, डिवाइड बाय 60x प्लस ये 24 इंटू 42 था 1008। 12 को 100 से अगर काटोगे तो पूरा तो नहीं कटेगा, जितना कटता है उतना काट देते हैं। 4 से काटते हैं 3 बार में, ये 25 बार में, तो इंटू 25 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लिख लो भाई, जहां भी जगह नहीं है वैसा तो चलो कोई नहीं। 25 को 100 माइनस 100x प्लस 25 इंटू 336, 25 का 6 बार में 150, 15 ऊपर चल गया, 25 दिए 75, 90, 25 दिए 75, 75 और 9 84, इक्वल टू आ जाएगा 60 दिए 180 प्लस 1008 इंटू 3 मतलब 3024। तो ये कितना हो गया, 180 और 100 हो गया अपना 280, x इक्वल टू 84, 8400 में से 3024 माइनस करना है, तो 8400 में से अगर 3000 माइनस करोगे तो आ जाएगा 5400, और उसमें से 24 माइनस करोगे तो आ जाएगा 5376। 280 से डिवाइड कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलो 280 से अगर इसको डिवाइड करें तो 280 का 2 बार में हो गया, 2 बार में नहीं हो पाएगा, सॉरी एक ही बार में होगा, क्योंकि 280 का 2 बार में हो जाता है 560, 537 है ना, तो एक बार में होएगा। चलो ठीक है, 537 में से अगर 280 गया तो 537 में से 280 मतलब 7, 13 में से 8 गए मतलब 5, और 4 में से 2 गए 2, 257, तो 2576। तो 280 का ये 9 बार में होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे कुछ 19 आ जाएगा। अब 19 मतलब तो 19.2, ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से अपन निकाल लेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है इसमें, लेकिन मेंस का सवाल है तो कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कैलकुलेशन बड़ा वाला, तो उससे घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलो यहाँ पे एक काम और अपन कर सकते थे, वो ये कर सकते थे कि भाई 60, 42 और 56 इसका पहले रेशियो ले लेते। रेशियो लेने से होता क्या, नंबर छोटे हो जाते तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होती। ये काम अपन यहाँ कर सकते थे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर इस तरीके के नंबर हो तो आप उसको पहले रेशियो ले लो, ताकि वो चीजें छोटी हो जाए। क्योंकि यहाँ पे रेशियो लेने से फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि देखो आपस में वो सब कैंसिल आउट हो रहे हैं ऊपर नीचे। तो रेशियो लेके भी करोगे तो आपके पास होगा क्या, चीजें थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो जल्दी कर सकते हो। एट ए क्लियरेंस सेल ए शॉपकीपर गिव्स 45% डिस्काउंट। इफ ए कस्टमर पेड 330 ड्यूरिंग द सेल, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ दैट शर्ट। भाई एक क्लियरेंस सेल पे एक शॉपकीपर 45% का डिस्काउंट देता है, और जो कस्टमर है उसने 330 रुपए दिए, तो मार्क प्राइस की वैल्यू बतानी है। मतलब अगर 100 रुपए अपन मार्क प्राइस मान लेते हैं तो 45% डिस्काउंट देने के बाद कितने परसेंट बचे होंगे, 55%। 55% की वैल्यू कितनी हुई, 330 रुपए। मतलब सेलिंग प्राइस कितनी बनी, 55%, और सेलिंग प्राइस मतलब कस्टमर ने कितने पैसे दिए, वही होती है सेलिंग प्राइस, 330 रुपए दी, तो 55% की वैल्यू 330 है। अपन को मार्क प्राइस मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। क्या करेंगे, 330 को पहले 55 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि 1% की वैल्यू मिल जाए, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 से काटोगे 5 बार में, 11 से काटोगे 30 बार में, 5 से काटोगे फिर से 6 बार में, तो कितना आ गया, 600 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। If 20% of a plus b equal to 30% of a minus b, 20% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, a plus b इक्वल 30% ऑफ a minus b। तो यहां पे काट लो पहले, तो एक तो परसेंटेज का साइन से परसेंटेज का साइन गया, ये 10 से 2 बार में, ये 10 से 3 बार में, तो 2 टाइम्स a प्लस बी मतलब 2a प्लस 2b इक्वल आ गया 3a माइनस 3b। तो यहाँ पे देखो ये 2a इधर ले जाओगे तो 3a माइनस 2a a आ गया, और ये 3b इधर ले जाओगे तो 2b प्लस 3b 5b आ गया। तो यहाँ पे a/b कितना आ गया, तो a/b आ गया 5:1। a और b का रेशियो कितना आ गया, 5
5:1। बाट परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू ए। बाट परसेंटेज ऑफ बी इक्वल टू ए, देखो बी 1 के बराबर है, ए 5 के बराबर है, मतलब बी को कितना टाइम्स होना पड़ेगा, 5 टाइम्स होना पड़ेगा, जब जाके वो ए के बराबर होएगा। और 5 टाइम्स होने का मतलब है परसेंटेज में कितना होना पड़ेगा, 500%। ठीक है, समझ गए भाई। जैसे अपन बोलते हैं डबल, डबल बोलने का मतलब क्या बोलते हैं, 100%, 100% का एडिशन, टोटल कितना हो गया 200%। तो उसी तरीके से अगर 1 को 5 टाइम्स होना पड़ेगा ए के बराबर होने के लिए, तो 5 टाइम्स का मतलब है परसेंटेज में 500%। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हु वेयर द ग्राफ कितना कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट करने का मतलब होता है, जैसे ग्राफ ये है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन रहा होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, तो अपन को ये दोनों पॉइंट बताने हैं। तो अब देखो ये जो पॉइंट होगा इसमें x तो कुछ होगा, लेकिन जो y होगा वो 0 होगा। ये जो पॉइंट होगा इसमें x 0 होगा और y कुछ होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, पहले इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 डाल देता हूं। y की वैल्यू 0 डालने से x की वैल्यू मिल जाएगी, तो 57x माइनस y 0 डालोगे तो 0 इक्वल टू आ गया 399। 57 से इसको काट लो तो x कितनी बार में आ जाएगा, आई थिंक x आ जाएगा 7 बार में, 57 का 7 बार में जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से जब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू को 0 डाल दो, तो ये आ गया 0 माइनस 19y इक्वल टू 399। तो कितना हो जाएगा y, माइनस साइन 19 से काटोगे तो 19 दूनी 38 और 19 का एक बार में, मतलब y आ गया -21। तो x एक्सिस पे तो आ गया 7,0 और y पे आ गया 0, -21। मतलब ये जो है वो कुछ इस तरीके की बनेगी, यहाँ पे आएगा पॉइंट 0, -21। ठीक है, तो देखो 0, -21 और x पे ऑप्शन नंबर सी, ये अपना आंसर है। ये तो हुआ एक तरीका, एक और तरीका होता है इसमें, वो भी चलो सुन लो। कभी भी इस तरीके की अगर इक्वेशन दे रखी हो तो इसमें अपन क्या करते हैं, ये जो 399 है इसको डिवाइड कर देते हैं इधर, 57x बटा 399 माइनस 19y बटा 399 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप काटोगे तो 57 का कितनी बार में कट रहा है, ये 7 बार में, और 19 का कितनी बार में कट रहा है, 21 बार में। तो ये आ गया x बटा 7, यहाँ पे मैं प्लस साइन लिख देता हूँ और इसको लिख देता हूँ y बटा -21 इक्वल टू आ गया 0। यहाँ पे जो नीचे में अपने पास दे रखे हैं ये ही अपने कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x और y के। x के नीचे 7 आ रहा है, इसका मतलब x एक्सिस पे ये 7 पे काटेगा, और y के नीचे -21 आ रहा है, इसका मतलब y पे ये -21 पे काटेगा। तो ये आंसर। रजनीश ने एक बैंक से 1500 उधार लिए और पूरी राशि ब्याज के साथ 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई। पहली किस्त का भुगतान रजनीश द्वारा बैंक से उधार लेने के 1 साल बाद किया गया। यदि ब्याज की दर 40% प्रति वर्ष थी, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या था। देखो रजनीश ने बैंक से 1500 रुपए उधार लिए और बात यह हुई कि जितनी भी राशि बनेगी वो 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाई जाएगी, इक्वल इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद दी जाएगी और दूसरी इंस्टॉलमेंट उसके 1 साल के बाद दी जाएगी। और कितने % ब्याज पे ली गई, 40% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला होता है, अपन जानते हैं कि भाई प्रिंसिपल P इक्वल टू अपन लिखते हैं x अपन इंस्टॉलमेंट मान लिया 1 प्लस किस रेट पे ली r बटा 100 प्लस x बटा 1 प्लस r बटा 100 का स्क्वायर। ये तो हुई 2 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए ली तो इतना ही लगेगा, अगर 3 साल के लिए ली तो इसमें एक और जुड़ जाएगा 1 प्लस r बटा 100 का क्यूब। इसी तरीके से अगर 4 साल के लिए ली तो 1 प्लस r बटा 100 की पावर 4, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे 2 साल के लिए ली तो प्रिंसिपल कितना 1500 इक्वल टू x है, अपने पास x का पता नहीं है, वही अपन को निकालना है, 1 प्लस 40 बटा 100 प्लस x अपॉन 1 प्लस 40 बटा 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 40 बटा 100 मतलब 2 बटा 5, तो ये कितना आ गया नीचे में 7 बटा 5, मतलब 1500 इक्वल टू हो गया 5x बटा 7 प्लस इधर आ जाएगा 49 बटा 25, मतलब 25x बटा 49। 7 से अगर ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करूं, 7 पंजे 35, 35 प्लस 25 आ गया 60x बटा 49
इक्वल टू 1500। 60 का ये कितनी बार में, तो ये 60 का है 23 बार में, 0 से 0 कट जाएगा, 60 का 23 बार में होता है 150। नहीं 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 नहीं, एक मिनट 60 का 23 बार में नहीं होता, सॉरी 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 सॉरी, 60 का 25 बार में होता है ना, 25 आएगा। तो x कितना आ गया अपने पास, x आ गया 25 इंटू 49। 25 इंटू 49 करोगे तो कितना आ जाएगा भैया बताना जरा। 25 इंटू 50 करते हैं तो 1250 आता है, उसमें से एक 25 घटा लो, 1250 में से एक 25 घटाओगे तो कितना आएगा 1225। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी। A sum triple itself in 9 years at simple interest. Find the rate of interest per annum. एक समय जो 9 साल के अंदर 3 गुना हो जाता है, मतलब किसी ने अगर 1 रुपया लिया है तो 9 साल बाद वो कितने रुपए जमा करेगा, अमाउंट कितना बन जाएगा, 3 रुपए बन जाएगा। ए सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 9 ईयर्स, मतलब अगर 1 रुपया आपने लिया है तो 9 साल बाद 3 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लगी होगी ये अपन को बताना है। तो अगर 1 रुपया लेके 3 रुपए दे रहे हो, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, 2 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हो। ये 2 रुपए का इंटरेस्ट 9 साल में बना, तो 1 साल में कितने का बना होगा। अगर 9 साल में 2 रुपए बने तो 1 साल में कितने बने, 2/9। ये 2/9 इंटरेस्ट बना। अब इंटरेस्ट का रेट परसेंट अगर अपन को निकालनी होती है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर कितना बना, 2/9, 2/9, और प्रिंसिपल कितना था 1 रुपया इंटू 100। तो 2/9 इंटू 100 अगर आप करोगे तो कितना जाएगा 200/9, मतलब 9 का 2 बार में 18, 2 बार में 18, 22, 2/9%। तो ऑप्शन डी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 22, 2/9। ए स्टार्ट्स ए बिजनेस विद 75,000 एंड बी ज्वाइंस द बिजनेस 5 मंथ्स लेटर विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000। ए ने 75,000 के साथ बिजनेस ज्वाइन किया और बी 5 महीने बाद ज्वाइन किया 80,000 के साथ। आफ्टर 1 ईयर दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ इतना, फाइंड द शेयर। तो आसान होता है, देखो ए और बी का रेशियो निकालना होता है। यहाँ पे अपन को ए ने 75,000 रुपए के साथ किया, यहाँ पे अपन जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि 75,000 रुपए हर महीने ए डाल रहा है। अगर हर महीने 75,000 डाल रहा है और 1 साल के बाद अपन को देखना है तो कितना हो जाएगा, ये 75 इंटू 12 हो जाएगा। अब जो बी है वो 5 महीने बाद उसने ज्वाइन किया, मतलब टोटल कितने महीने रहा वो, 7 महीने। भाई टोटल 12 महीने होते हैं 1 साल के अंदर, 5 महीने बाद अगर कोई आ रहा है तो उसको टोटल कितने महीने रहा, वो 7 महीने ही रहा। पहले के 5 महीने तो उसके चले गए ना, उस टाइम तो वो था ही नहीं, तो वो 80,000 हर 7 महीने डालेगा। तो इनका रेशियो अपन निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये 3 जीरो से, तो 3 जीरो अपने पास गई। इसके बाद फिर अपन 5 से काटे तो 5 से 15 बार में, 5 से 16 बार में, 4 से काटो 3 बार में, 4 से काटो 4 बार में, इसके अलावा नहीं कटेगा। 15 3 हो गया 45, 7 चौको हो गया 28। तो 45:28 के रेशियो में उन्होंने पैसा डाला। तो इसका मतलब जो उनको प्रॉफिट मिलेगा वो भी इसी रेशियो में मिलेगा। तो 4,08,800 रुपये अगर 1 साल बाद प्रॉफिट मिला तो ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर होगा 45 + 28 करो कितना आता है, तो 8 5 13 की 3, एक हासिल ऊपर चढ़ गई, 4 और 3 7, तो 73 और ये 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना ए का शेयर बनेगा ये। तो चलो सोल्व कर लेते हैं। कुछ कट रहा है क्या, 73 से काट के देखते हैं पहले। 73 का 5 बार में हो जाएगा ये 365 होता है। 365 का मतलब हो गया 35 + 8 43, मतलब 438, और 438 का मतलब हो गया 6 बार में, 7 6 42 होता है। 73 इंटू 6 करोगे तो 438, मतलब पूरा पूरा चला गया, तो ये आ गया 5600। 5600 इंटू 45, 5600 इंटू अगर 45 अपन करते हैं तो 5 6 होता है 30, मतलब 3 जीरो आनी चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी ये अपना आंसर होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यूनिट डिजिट से देख लिया, 2 जीरो तो थी तो 2 जीरो तो यहाँ पे रह गई। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, इसको करके देख लो, इसको करना ही पड़ेगा। 56 इंटू 45 करना है तो देखो 45 पंजे होता है 225, 45 इंटू 50 हो गया 2250, और 45 इंटू 6 हो जाता है अपने पास कितना हो जाता है 270। तो 270 इसमें ऐड किया तो 2520 और 00, तो 25, हाँ ये आएगा
ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा 252,000। अब यहाँ पे अगर बी का शेयर निकालना है तो 45 की जगह काई से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें बी का शेयर आ जाएगा। निकाल के देख लो, इतना ही आएगा 156,800। ठीक है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करना है। डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे चाहो तो थीटा डाल सकते हो, थीटा नहीं डालोगे तो भी काम हो जाएगा। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, पहले इसको भी कर लेते हैं, प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा तो मिलके 1 बन जाता है, अपन जानते हैं ये बात। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो ये कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा कोसेक थीटा मिलके 1 के बराबर होता है, तो इधर आ गया 2। इसी तरीके से कोस थीटा सेक थीटा मल्टीप्लाई होके 1 बन जाता है, तो ये भी आ गया 2। अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 5 प्लस। अब जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये अपना आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट अपन कर सकते थे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या होती ना, दिक्कत ये होती कि यहाँ पे ये वाले दो ऑप्शन सेम आ जाते और ये दो ऑप्शन सेम आ जाते, ये परेशानी थी। जैसे फिर अपन को ऐसे ऑप्शन डालने पड़ते हैं जिससे ये सेम ना आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए जैसे मैं अगर थीटा को 45 डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे थीटा को अगर मैं 45 डालूँ तो साइन 45 होता है 1/√2 और कोसेक 45 होता है √2। इसी तरीके से कोस 45 होता है 1/√2 और सेक 45 होता है √2। तो 1/√2 प्लस √2 कितना आ गया, ये आ गया 3/√2। 3/√2 का स्क्वायर मतलब 9/2, ये भी 3/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो 9/2, तो 9/2 प्लस 9/2 इक्वल टू 9 आ गया। अब इसमें दिक्कत क्या है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो इसमें थीटा को 45 डालता हूं तो 10 45 1, कोट 45 भी 1, 5 प्लस 1 प्लस 1 7। यहाँ पे देखो 10 45 1, कोट 45 1, 1 माइनस 1 0, तो ये भी 7। इसमें देखो 10 45 1, कोट 45 1, तो 7 प्लस 1 प्लस 1 9। इसमें देखो 10 45 माइनस कोट 45 मतलब 1 माइनस 1 0, ये 5। हाँ, तो यहाँ भी चलो इस तरीके से भी कर सकते हो, ऑप्शन सी आ गया। तो जो भी चाहे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला तरीका भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये हो सकता है अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री उतनी अच्छी नहीं होगी तो आपको लग रहा होगा, वरना ये भी आसान है तरीका। यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, कभी कभार ऑप्शन सेम आ जाते हैं, कोई थीटा की ऐसी वैल्यू डाली आपने जिससे कोई भी दो ऑप्शन सेम हो गया, तो फिर आपको वैल्यू बदलनी पड़ेगी, तो उस चीज में टाइम कभी कभार ज्यादा लग जाता है। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहा हो तो फिर डायरेक्ट करके देख लेना चाहिए। दी वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये जो है अगर इसको ध्यान से देखोगे तो क्या लिख रखा है, 0.7 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब डिवाइड बाय 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। अब अपन एक बात जानते हैं, ये जो ऊपर आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.7 प्लस 0.3 और नीचे में ये पूरी चीज सेम आ जाएगी, 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। तो ये नीचे में कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस 0.3 का स्क्वायर, तो ये दोनों चीज कैंसिल आउट हो गई, 0.7 प्लस 0.3 मतलब 1 के बराबर आ गया। अब अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने जाते तो आपका बहुत ज्यादा समय खराब हो जाता, कोई फायदा नहीं होता। इसलिए हमेशा ऑब्जर्वेशन के ऊपर ध्यान दो, चीजों को देखो कि भाई क्या ये कहीं कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही। अगर आइडेंटिटी बन रही है तो करना बहुत आसान हो जाएगा, जैसे इस केस में हो गया। तो इसी के साथ अपना आज का सिलसिला खत्म हुआ। आई होप आपको मजा आया होगा। इसी के साथ चारों पेपर अपने हो चुके हैं जो कि CGL 2022 में हुए थे। अगर आप मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हो तो जरूर इनको देख के जाना, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो फायदा जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू
एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे करो, या थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। इंस्टाग्राम पे भी अपन है अर्पित अग्रवाल मैथ्स के नाम से, एक मीम पेज प्लस क्वेश्चन पेज है, यहाँ पे मैं मीम भी डालता हूँ और क्वेश्चन भी डालता हूँ। एज लाइन मेरा पर्सनल पेज है, इसको भी आप चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे भी है अपन अर्पित अग्रवाल मैथ्स के नाम से, यहाँ पे आपको ये जो पीपीटी है ये मिल जाएगी विद क्विटेशन, यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है सब कुछ उसमें लिखा हुआ होगा, और इसके अलावा भी कोई भी अगर मैं आगे कुछ भी डालता हूँ तो वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।